और सर वो अपना माइक बंद कर लेना है। देखो, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके थे कि अनुच्छेद 14 जो पढ़ रहे थे, समता का अधिकार, तो उसमें जो दो वाक्यांश थे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो विधि के समक्ष समता आपने समझा होगा और विधियों का समान संरक्षण समझा होगा। और यहाँ पे आखिरी जो पॉइंट था वो अनुच्छेद 14 और नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत था, वो सर ने भी बहुत अच्छे से बताया था। तो अब एक जो टर्म है वो बच जाता है युक्ति युक्त वर्गीकरण का। तो यहाँ पे रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है, इस शब्द को समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। हम जो समझेंगे वो है रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा कि जो समता का सिद्धांत है, ये ये अपेक्षा नहीं रखता है कि सभी विधियां सभी पर लागू हों। व्यक्तियों की आवश्यकताएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, और उन आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो विधि क्या है, पृथक पृथक रूप से व्यवहार करती है। तो ये आवश्यक है कि विधि का जो व्यवहार है वो पृथक रूप से हो। तो वर्ग जो व्यक्तियों का वर्गीकरण जो है वो करना आवश्यक हो जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था को समुचित ढंग से चलाने के लिए, मतलब समायोजन बनाए रखने के लिए, अनुच्छेद 14 जो है उसमें वर्गीकरण करने की शक्ति प्राप्त है राज्य को। तो राज्य ऐसा वर्गीकरण कर सकती है, ये चीज बताया गया था। तो आप इसके लिए एक केस नोट कर लेंगे, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बिहार राज्य प्रवक्ता संघ। ये 2007 का मामला है। अब देखिए कि जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो वर्गीकरण किया जाता है, जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वो वर्गीकरण करने का मतलब साधारण शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो वर्गीकरण करने का मतलब होता है कि भागों में बांट देना। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए। तो वर्गीकरण के साथ एक नया शब्द है वर्गीकरण, युक्ति युक्त वर्गीकरण। तो इस युक्ति युक्त वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे, और व्यक्ति जो युक्ति युक्त वर्गीकरण है, तो वो वर्गीकरण युक्ति युक्त है या नहीं है। वर्गीकरण तो किया जा सकता है ना, लेकिन वो वर्गीकरण जो है वो युक्ति युक्त है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए क्या है, दो पैरामीटर्स। हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे उनको, अभी केवल सुन लीजिए क्योंकि इंट्रोडक्शन बता रहा हूं मैं आपको उस मानसिक स्तर पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, उस चीज का थोड़ा सा परिचय देना चाह रहा हूं मैं आपको। तो पहला जो पैरामीटर है वो ये है कि जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण है, वो एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। मतलब आपने जो अंतर स्थापित किया है वो बोधगम्य होना चाहिए, जिसको समझा जा सके, जिसके बारे में ये राय बनाई जा सके कि हाँ, इसकी आवश्यकता थी। तो जो वर्गीकरण है वो बोधगम्य अंतरक पे आधारित होना चाहिए। और दूसरा जो बिंदु है या दूसरा जो पैरामीटर है जिस पे हमको चेक करना होता है कि जो हमने वर्गीकरण किया है या स्टेट ने जो वर्गीकरण किया है वो रीजनेबल है कि नहीं है। तो इसको देखने के लिए जो दूसरा बिंदु है वो ये है कि अंतरक, मतलब जो डिफरेंशिया आपने जो अंतर स्थापित किया है सॉरी, उसमें, और जो विधि है, जो लॉ है, उसके ऑब्जेक्ट में, मतलब विधि के उद्देश्य में तर्क संगत संबंध होना चाहिए। तो ये जो अंतर स्थापित किया है आपने और विधि का जो उद्देश्य है कि वो विधि किस उद्देश्य से बनाई गई है, इनके बीच का जो संबंध है वो तर्क संगत होना चाहिए, मतलब रीजनेबल होना चाहिए। तो अब देखिए कि वर्गीकरण युक्ति युक्त हो तो ये माना जाएगा कि ठीक था। लेकिन अगर यह वर्गीकरण मनमाना हो, मनमाने तौर से किया गया हो, तो यहाँ पे जो प्रश्न हो, ये प्रश्नगत किया जा सकता है। और अगर ये युक्ति युक्त वर्गीकरण नहीं है तो इस विधि को, जिस विधि को राज्य ने बनाया है, उस विधि को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है।
अब देखें कि ये देखो, ये जरूरी नहीं होता है कि जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण का सामान्य रूप में आप यही समझें कि हमने बांट दिया लोगों को कि इन पे लागू होगी, इन पे नहीं होगी, इनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी, तो ये है वर्गीकरण। तो ये जरूरी नहीं है कि ये साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। बस ये है, इसके मतलब ये जो चीजें हैं वो आवश्यक नहीं है। बस आवश्यकता है तो ये है कि वो जो रीजनेबल होना चाहिए, युक्त युक्त होना चाहिए वर्गीकरण। अब देखिएगा कि जो समता का अधिकार है, उसका नया आयाम जो था, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि क्या समझा गया। जैसे इसके लिए एक डिसाइडेड केस था, ईपी रोयप्पा, इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे भी, तो अभी आप केवल सुनते जाइएगा, ये बाद में आपको स्लाइड में दिखेंगे ये सब जो केसेस हैं। मैं थोड़ा सा अभी केवल इंट्रोडक्शन जैसा बता रहा हूँ। ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु, स्टेट ऑफ तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो समता जो है वो पारस्परिक धारणा को, जो कि युक्तियुक्त सिद्धांत पर आधारित है, मानने से अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जो जस्टिस भगवती हैं, उन्होंने क्या किया, एक नया दृष्टिकोण अपनाया कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण। मतलब जहां पे भी मनमानापन होगा, आदमी ने अपनी इच्छा से काम किया होगा, वहां पे सीधी सी बात है कि समानता नहीं दिखाई देगी। अब उसके बाद एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1978 का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस है 1979 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना कि ये चीज, मतलब इस प्रिंसिपल को अच्छे से डिसाइड कर दिया कि जो अनुच्छेद 14 है वो आपको मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। क्योंकि ऐसा समझा जा सकता है कि जो काम मनमाना है, जो मनमाने तौर पे किया गया है, वो जो है वो आवश्यक रूप से जो है समता के विरुद्ध होगा। लेकिन यहाँ पे जो जो थे, सिरवई महोदय जो थे, उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की। और ये जो सिद्धांत है वो एक जुडिशियल फॉर्मूले पे बेस्ड है कि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण जो है उस पे। अब एक केस और आएगा इस बीच में कि बीपीसीसी मजदूर संघ वर्सेस एनटीपीसी का मामला, 2008 का मामला है इसमें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि सरकार एवं उसके अभिकरण, जो सरकार है और उसके जो अभिकरण है, वो अगर अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों पे या उनके जो इंटरेस्ट है, हित है, उन पे अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव, मतलब ऐसा विपरीत प्रभाव कुछ उपबंध करते हैं, और उस उपबंध को करने के लिए वो क्या करते हैं कि उनसे राय नहीं लेते। जैसे नेचुरल जस्टिस में आपने पढ़ा था ना कि सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, विधियों का निर्माण होता है तो उससे जो प्रभावित पक्ष है उनकी राय ली जाती है। तो उनको अगर युक्ति युक्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और बिना सुने अगर उनके हितों के प्रतिकूल कोई उपबंध किया जाता है, तो ये जो परिवर्तन किया जाएगा या ये जो उपबंध किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, वो मनमाना होगा। और अगर वो मनमाना है तो सीधी सी बात है कि वो जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा। तो ये आपका था कि वर्गीकरण और जो युक्त युक्त वर्गीकरण है उसका परिचय देने का प्रयास किया मैंने। अब देखते हैं कि वर्गीकरण के जो आधार हैं कि हम किन किन आधारों पर वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे हमको मान लो किसी वर्ग को या किन्हीं व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग को विशेष सुविधा देनी है या आरक्षण देना है या विधि से छूट देनी है, तो हम किन आधारों पे उनका वर्गीकरण करेंगे। तो जो वर्गीकरण है वो ऐसा है कि भौगोलिक परिस्थितियों पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं, क्षेत्रीय परिस्थितियों पे हम वर्गीकरण कर सकते हैं, विशेष परिस्थितियों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं, विशेष न्यायालय अगर किसी अपराध के लिए गठित किया गया है या किसी के लिए किया गया है, किसी विषय संबंधित विषय के लिए किया गया है, या फिर कर विधानों के लिए, कर विधियों के लिए कोई किया गया है, या विशेष वस्तुओं के लिए है जैसे आवश्यक वस्तुओं के लिए है, तो इन सब के, या फिर क्या कर सकते हैं कि किसी विशेष पेशे के लिए किया जा सकता है या व्यवसाय के लिए, तो इन सब के आधार पे हम एक वर्गीकरण किया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो अब इससे जो रिलेटेड केस हैं वो देखते हैं कि एक तो केस है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1951 का केस है। तो इसमें याद रखिएगा, जिसको हम बाद में भी डिटेल में देखेंगे, कि जो शोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी है, कपड़े की एक कंपनी थी, उसका अधिग्रहण किया था
केंद्र सरकार ने, तो इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और ये बोला गया था कि ये एक ऐसा नियम है जो केवल एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, मतलब एक कंपनी के ऊपर लागू होता है, एक ही व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। तो न्यायालय ने क्या किया कि इसे असंवैधानिक नहीं माना था, और इस आधार पे कि ये केवल एक ही व्यक्ति पे लागू होता है, तो इस आधार पे भी इसको असंवैधानिक नहीं माना, और ये डिसाइड किया कि एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है और वर्गीकरण जो है वो किया जा सकता है, और ये जो वर्गीकरण है वो वैध वर्गीकरण है। उसके बाद दूसरा केस जो आप बार बार सुनेंगे अनुच्छेद 14 के संदर्भ में, वो है एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस है, 1981 का केस। इसमें जो परिचारिकाएं होती है वायुयान की, एयर होस्टेस जो होती हैं, उनके लिए क्या है, एक रेगुलेशन बना हुआ था कि ये 35 साल की उम्र तक, या फिर अगर शादी करती हैं तो 4 वर्ष के भीतर, शादी करने के 4 वर्ष के भीतर अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनको सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी, मतलब उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी ऐसे करके। तो इस नियम को उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि ये जो नियम है वो सरासर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब एक और केस है आपका इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो आप मतलब आपके प्रोफेशन से भी रिलेटेड है। इसमें ये एक बार काउंसिल ने क्या किया, एक नियम था, रूल नंबर 9 जो था, उसमें ये बोला कि 45 साल से जो अधिक के व्यक्ति हैं उनको इनरोल ना किया जाए एज ए एडवोकेट। तो इससे क्या होगा कि जो विधि व्यवसाय है उसकी गुणवत्ता में सुधार आएगा, इस आधार पर उन्होंने ये नियम बनाया था। तो उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को, ये जो वर्गीकरण किया गया था कि 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों का अधिवक्ता के रूप में नामांकन न किया जाए या उनको दर्ज न किया जाए, तो इस जो वर्गीकरण है उसको उन्होंने क्या किया, विभेदकारी माना और 14 का उल्लंघन माना। उसके बाद एक केस आता है आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम वर्सेस भरत कुमार का, एक केस है 1998 का। इसमें ये मार्क करके रखिएगा, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, बाकी के केस तो हम फिर से रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो केस है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, ब्रैकेट में लिखेगा कैपिटल एम, वर्सेस भारत कुमार, 1980 का केस है, 1998 का केस है ये। इसमें क्या था कि ये आपके लिए जरूरी इसलिए है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस और कुछ अदर एनसीपी वगैरह जो हैं, ये उदाहरण के लिए ले सकते हैं अपन, तो ये जो पार्टियां हैं वो अगर बंद करवाती हैं, बंद का आयोजन करवाती है ना, कि आज भारत बंद है, आज रायपुर बंद होगा, आज स्टेट बंद होगा, तो ये जो बंद का आयोजन करवाती है ना, ये जो है वो सरासर अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है और असंवैधानिक है। तो जो बंद की घोषणा है वो आपके मूल अधिकारों का हनन करती है, अनुच्छेद 14 का हनन करती है। तो ये जो था वो इस केस में डिसाइड किया गया था, भारतीय सीपीआई, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम वर्सेस भारत कुमार के केस में। अब एक केस और देखते हैं हम, इसको भी नोट कर लीजिएगा कि थोड़ा सा ये इसकी चर्चा हम बाद में नहीं करेंगे। उड़ीसा, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बलराम साहू, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस बलराम साहू। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन जो है उसके बारे में टिप्पणी की गई थी, है ना, कि समान कार्य और समान वेतन जो है उस पे जब विभेद किया जाता है, तो जब हम विभेद करते हैं या कोई व्यक्ति जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि केवल ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है उनके काम करने की, वो कितना भरोसेमंद है जो काम किया जा रहा है। और इसके साथ साथ भी ये एक चीज और देखनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी जो है, कि क्या दो व्यक्ति जो एक ही काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो समान है क्या, अगर वो असमान है तो उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, और इस आधार पे उनके वेतन में भी वर्गीकृत, मतलब उनको उनका वेतन भी कम ज्यादा किया जा सकता है, अगर उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनका जो उत्तरदायित्व है उनमें अगर असमानता है तो उनके वेतन में भी विसंगति हो सकती है। तो ये जो चीज डिसाइड किया गया था वो डिसाइड किया गया था स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस बिहार राज्य प्रवक्ता संघ। तो अब देखिए कि अब हम डिटेल्ड में देखते हैं कि जो युक्ति युक्त वर्गीकरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे।
रीजनेबल क्लासिफिकेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो विधि के समक्ष समता, ये जो पद है, ये जो इसका जो अर्थ है ना, ये इसका अर्थ ये नहीं है कि विधि सामान्य प्रकृति की हो और एक ही विधि जो है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हो या लागू की जा सकती है। देखो, समानता का अर्थ ये होता है कि वो सार्वदेशिक प्रयोग होता हो, मतलब सभी जगह यूनिवर्सली उसको एप्लीकेबल हो, ये नहीं। ठीक है, यहां पे ये होता है कि सभी व्यक्ति जो है प्रकृति, योग्यता और परिस्थिति से एक ही स्थिति में तो नहीं होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में रहता है, कोई शहर में रहता है, तो इनकी परिस्थितियां समान नहीं है, इनका ज्ञान समान नहीं है, इनकी योग्यता समान नहीं है, इनकी परिस्थितियां समान नहीं है। तो क्या किया जा सकता है कि विभिन्न वर्गों की, इनको वर्गों में विभाजित किया जा सकता है और भिन्न भिन्न व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है कि ये कैसा बिहेव करेंगे, इनका क्या व्यवहार होगा, उनको हम अपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, इनकी आवश्यकताओं के आधार पे, इनके व्यवहार के परिस्थितियों के आधार पे इनको किया जा सकता है। तो इसीलिए क्या है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए, है ना, स्थानों के लिए, और जैसे स्थान भी अगर चुने हम तो भिन्न भिन्न विधि होनी चाहिए कि वस्तु परिस्थिति अगर भिन्न है तो उनके लिए विधियां भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो एक ही विधि प्रत्येक स्थान में लागू नहीं की जा सकती। वस्तुतः असमान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही विधि लागू करना वैसे भी असमानता ही होगी। समानता, ये यहाँ पे ये जो शब्द है समानता, तो यहाँ पे बोला ही नहीं जा सकता कि अगर दो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में रहते हैं तो उनके ऊपर अगर एक ही विधि को आप एक समान रूप से लागू करोगे तो ये समानता नहीं है, ये असमानता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि युक्तियुक्त वर्गीकरण है, कि युक्तियुक्त वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न लोगों के ऊपर एक ही विधि समान रूप से लागू नहीं की जा सकती है। तो इस आवश्यकता के कारण किसका जन्म हुआ? युक्तियुक्त वर्गीकरण का जन्म हुआ। अब देखो, अपने कई निर्णयों में जो न्यायपालिका है उसने स्वीकार किया है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, समुचित ढंग से चलाने के लिए अनुच्छेद 14 में जो शक्ति है वो तो राज्य को ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए कि वो युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सके, और ये जो शक्ति है उसको अनुच्छेद 14 से प्राप्त होती है राज्य को। ठीक है, तो राज्य क्या है, अपने प्रयोजनों के लिए कि व्यक्तियों और वस्तुओं का अगर उसको वर्गीकरण करना है, भिन्न भिन्न आधारों पे वर्गीकरण करना चाहे, जैसे हमने जो कुछ आधार पढ़े थे वो क्या थे, जैसे भौगोलिक परिस्थितियां, उद्देश्य हैं, विशेष न्यायालय है, कर विधान है, तो इन सब के क्या है, इन सब के आधार पे वो क्या कर सकते हैं, युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकती है। अब देखो, अनुच्छेद 14 वहां लागू नहीं होता है जहां पे समान परिस्थितियों वालों के लिए असमान व्यवहार किया जाता है। तो परिस्थितियां अगर समान है और उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो वहां पे अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए, ये देखना जरूरी है। अब देखो कि व्यक्तियों के जो विभिन्न वर्ग हैं, जो जिसका वर्गीकरण राज्य ने किया है, वो विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर हैं। ठीक है, उनका अलग व्यवहार होगा, और व्यक्तियों की आवश्यकताएं क्या हैं, उनका जो विविध प्रकार के जो वर्ग हैं वो उन वर्गों में उनको बांटा जा सकता है कि इस वर्ग के लोगों के लिए ये विधियां जो हैं वो ऐसे लागू होंगी, वो ऐसे शासित होंगे। तो इस संबंध में क्या है कि विधायिका जो है उसको विस्तृत शक्ति प्राप्त है कि वो वर्गीकरण कर सकती है। बस हमको ये देखना होता है कि वो जो वर्गीकरण किया है विधायिका ने, वो जो है, ठीक है, वो जो है वो वर्गीकरण युक्तियुक्त होना चाहिए। और विधायिका उन नीतियों और आधारों को जिस पे वो वर्गीकरण कर रही हैं निर्धारित करती हैं, नियंत्रित करती हैं, जिसके कारण जो वर्गीकरण है वो किया जा सकता है। तो वो उनको सब, ये जो पावर है या जो शक्ति है वो विधायिका के पास है। तो देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा अमीर रुन्निसा वर्सेस महबूब का जो केस है 1953 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो अनुच्छेद 14 है वो वर्ग विधान का निषेध करता है। ठीक है, वर्ग विधान का, ठीक है, लेकिन विधान के प्रयोजनों के लिए, मतलब जब विधि बनती है तो उनके प्रयोजनों के लिए आप युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकते हो। मतलब आप वर्गीकरण करके विधि नहीं बना सकते, लेकिन विधि बनाने के बाद उसके प्रयोजनों के लिए आप क्या कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 14 है इसको बहुत ही
अच्छे अर्थों में समझाने का प्रयास किया था। और ये जो केस है वो अमरीन निसा वर्सेस महबूब का जो केस है, तो ये आप मार्क करके रख लीजिएगा। अब देखिए जो युक्ति युक्त वर्गीकरण है ना, तो रीजनेबल जो क्लासिफिकेशन है उसका टेस्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पहला जो है वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, है ना। और दूसरी जो चीज है वो क्या है, अंतरक जो है डिफरेंशिया जिसपे आपने वर्गीकरण किया है और उस विधि का उद्देश्य, इन दोनों में संबंध होना चाहिए। और वो संबंध कैसा होना चाहिए, तार्किक संबंध होना चाहिए कि तर्क के माध्यम से ये समझाया जा सके कि ये जो संबंध है कि इस विधि का उद्देश्य क्या था और हमने क्यों वर्गीकृत किया है चीजों को, केसेस में देखेंगे अभी। तो अगर ये तर्क संबंध नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो पैरामीटर्स है जिनको आपको चेक करना है कि जो क्लासिफिकेशन था वो रीजनेबल है कि नहीं है, मतलब जो वर्गीकरण किया है, जो वर्गीकरण हुआ है वो युक्ति युक्त है या नहीं है। तो जैसे हमने परिचय में भी देखा था कि ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का केस, इस केस में क्या माना था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि नया दृष्टिकोण अपनाया था अनुच्छेद 14 के, ठीक है। युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए, मतलब इस युक्तियुक्त वर्गीकरण है उसके सिद्धांत को न मानते हुए क्या एक नया प्रिंसिपल लेके आया, मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये इतना ही फैक्ट्स है इसका। उसके बाद नेक्स्ट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आप डिटेल में पढ़ेंगे, लीडिंग केसेस में होगा ये। लेकिन यहाँ पे बस आप ये देखिएगा कि जो भगवती हैं, जस्टिस भगवती ने, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि समता जो है वो एक गतिशील अवधारणा है, मतलब डायनेमिक नेचर का है कि जो समता है, समानता आपको देनी है, ये डायनेमिक है, ठीक है। जिससे क्या होता है, अनेक रूप और अनेक आयाम है, मतलब आप इसको ऐसा प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो या इसके दायरा जो है उसको निश्चित नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इसे परंपरागत और सिद्धांतवादी मान्यताओं में नहीं बांधा जा सकता है, मतलब इसका निर्धारण, इसकी बाउंड्रीज जो है उनको आप सेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो राज्य की कार्यवाहियों में मनमानापन ढंग को वर्जित करता है। तो अनुच्छेद 14 का क्या औचित्य है, तो ये अनुच्छेद 14 का ये औचित्य है, सारांश रूप में हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या करता है कि राज्य की कार्यवाहियों में मनमानापन, जो वो अपनी इच्छा से, मनमानापन मतलब तो समझते ही होगा आप लोग, ठीक है। तो मनमानेपन से राज्य जो काम करता है, जो कार्यवाही करता है, उसके ढंग को वर्जित करता है, मतलब उस पे जो है वो नियंत्रण करता है कि राज्य कोई ऐसा काम ना करे जो वो मनमाना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस है इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस। तो इस चीज में क्या बताया गया था कि इसी निर्णय को दोहराया उच्चतम न्यायालय ने अपने, और क्या बताया कि अनुच्छेद 14 जो है वो मनमानेपन जो है उसके विरुद्ध संरक्षण पर प्रदान करता है, ठीक है। कि और ये भी डिसाइड किया कि जो कार्य मनमाना है, जो भी कार्य किसी ने किया होगा या राज्य का या राज्य की अथॉरिटी का कोई कार्य जो है वो मनमाना है, तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि वो जो है समता के अधिकार का उल्लंघन करता है, ठीक है। तो ये 3 केसेस थे जो हमने परिचय में भी देखा था और अभी डिटेल में देखा। अब उसके बाद देखिए डिसाइडेड केस जो है वो देखते हैं हम, कि एक केस है आपका डीएल नकारा वर्सेस भारत संघ का केस है, 1983 का केस है। इसमें क्या था कि सेंट्रल सर्विसेज पेंशन रूल जो है 1972, ठीक है, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था कि उसका जो रूल था वो ये था कि एक मतलब टाइम पीरियड फिक्स था, तो उसके बाद अगर कोई रिटायर होता है तो उनको पेंशन मिलेगा, और एक टाइम फिक्स, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद कोई आदमी अगर रिटायर होता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन दिख रहा है आपको, और ये क्लासिफिकेशन क्या है कि एक समय अवधि पे कोई व्यक्ति अगर सेवानिवृत्त होता है या रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलेगा, इस तारीख के बाद अगर वो रिटायर होता है तो नहीं मिलेगा। तो आपको क्या ये वर्गीकरण जो है वो उचित लग रहा है? तो यहाँ पे वर्गीकरण तो है, लेकिन ये क्या है, रीजनेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया
कि इस जो प्रावधान है उसको पेंशन मिलने ना मिलने का जो प्रावधान किया गया था, तो इस वर्गीकरण को मनमाना माना गया और अयुक्ति युक्त माना गया, क्योंकि वर्गीकरण जो था वो अयुक्ति युक्त था, इसीलिए ये मनमाना माना गया। और जो चीज मनमानी है वो सीधी सी बात है कि वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, ऐसे कहते। ठीक है, क्लियर। अब देखें नेक्स्ट केस है प्रदीप टंडन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 का केस है। तो यहां पे क्या था कि जो फैक्ट्स हैं केस के वो ऐसे हैं कि जो स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं कि एमबीबीएस की सीट पे या एमडी जो मास्टर ऑफ मेडिसिन हैं इनके लिए जो पाठ्यक्रम है उनमें अगर ये क्या करते हैं कि डोमिसाइल जो होते हैं, ठीक है, या निवास स्थान है, रेसिडेंस के आधार पे योग्यता पर विचार नहीं किए बिना, मतलब क्या है कि यहाँ के जो अधिवासी हैं उनको सीट नहीं देना, या फिर जो रेसिडेंट हैं मतलब आप जो यहाँ के निवासी हैं वो उनके लिए कोई व्यवस्था ना करना। तो आपने क्या किया, एमबीबीएस की सीट और एमडी की सीट में जो मतलब जो एडमिशन्स लेने हैं उस पे आपने रिजर्वेशन ही नहीं दिया किनको, डोमिसाइल जो अधिवासी हैं, ठीक है, लोकलाइज लोगों को आपने नहीं दिया है, इसका ध्यान नहीं रखा है। तो ये जो यहाँ पे आपने क्या किया कि इन यहाँ पे जो चीजें आपको करनी चाहिए थी, जो युक्त वर्गीकरण करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, तो ये क्या हुआ, ये भी 14 का उल्लंघन हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। क्लियर। अब देखें नेक्स्ट केस, ये हम पहले भी देख चुके, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का जो केस था। तो यहाँ पे क्या था कि जो रेगुलेशन है एयर इंडिया का 46, वो ये बोलता है कि 35 साल की उम्र की आयु में, है ना, या फिर विवाह करने पर यदि वह सेवा में 4 वर्ष के अंदर होता है, आपने विवाह कर लिया और 4 वर्ष के अंदर अगर आप गर्भवती हो जाती है, या दोनों में से जो भी पहले, मतलब 35 वर्ष की आयु या फिर आपने विवाह कर लिया और 4 वर्ष के अंदर अगर आप गर्भवती हो जाती है, तो आपको क्या होगा, जो भी घटना पहले घटेगी उसमें आपको अवकाश प्राप्त करना पड़ेगा। तो इस चीज को क्या बोला गया, इस चीज को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये जो है वो 14 जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, और चूंकि ये 14 का उल्लंघन है इसलिए क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है। अब उसके बाद देखें इंडियन काउंसिल फॉर लीगल एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये वाली चीज मैं आपने पहले बताया था आपको कि बार काउंसिल का जो रूल नंबर 9 है उसमें ये बोला था कि 45 वर्ष की जो आयु है उससे अधिक के जो व्यक्ति हैं उनका अधिवक्ता के रूप में पंजीयन न किया जाए। तो इसको भी उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला, ये मनमाना है, आपने जो वर्गीकरण किया है वो युक्त नहीं है वर्गीकरण, इसीलिए ये मनमाना समझा जाएगा, है ना, और विभेदकारी है, भेदभाव करता है ये, अतः क्या है, ये 14 का उल्लंघन है, इसलिए असंवैधानिक है। अब एक आखिरी केस है एपी अग्रवाल वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट का। तो इस केस में यह बताया गया था कि जो अनुच्छेद 14 है उसका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो आपने ऑर्डर किया है या किसी भी अथॉरिटी ने जो ऑर्डर किया है वो अगर मनमानेपन को दिखाता है ना, तो वो क्या है, असंवैधानिक हो जाएगा। मतलब कि आपने कोई भी आदेश जो दिया है वो मनमानापूर्ण नहीं होना चाहिए, तो तभी जो है आपको संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 14 का मिलेगा कि आपके जो आदेश है या विधियां जो हैं वो उसमें मनमानापन नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, तभी संरक्षण मिलेगा, नहीं तो ये उल्लंघन होगा अनुच्छेद 14 का और वो असंवैधानिक हो जाएगा। अब इसी संदर्भ में हम ये देखते हैं कि एक सिंगल पर्सन जो इंडिविजुअल होता है उसको हम वो एक वर्ग का निर्माण कर सकता है। देखो वर्गीकरण मतलब वर्गों में बांटना, तो क्या हम वर्ग में केवल एक व्यक्ति को या किसी एक व्यक्ति को ही रख सकते हैं, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति को क्या एक वर्ग समझा जा सकता है? तो ये अगर क्वेश्चन पूछता है अनुच्छेद 14 से, तो ये लाइन जरूर पूछती है कि क्या एक व्यक्ति को वर्ग माना जा सकता है। तो अ सिंगल इंडिविजुअल में कॉन्स्टिट्यूट क्लास। तो यहां पे आप याद रखिएगा कि इसका उत्तर है हाँ, ठीक है। इसके लिए डिसाइडेड केस है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस के फैक्ट्स में आपको बताया था कि शोलापुर में जो स्पिनिंग वीविंग कंपनी लिमिटेड जो कपड़े की मिल थी, ठीक है, जिसमें 2000 मजदूर कार्य करते थे। अब हुआ क्या कि कंपनी वहां पे
उसका जो प्रचालन है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था, के कारण कंपनी बंद होने वाली थी कुप्रबंधन के कारण। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इमरजेंसी प्रोविंसेस एक्ट पारित किया। ठीक है, उससे पहले एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, तो उसके बाद संसद ने क्या किया, ये इमरजेंसी प्रोविजन लाया और उसमें क्या किया कि केंद्रीय सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक ओवर करने का अधिकार दे दिया। ये अथॉरिटी दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप क्या करें, सोलापुर स्पिनिंग वीविंग कंपनी जो है उसको आप टेक ओवर कर लें। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट था उसने क्या किया कि इसको चैलेंज किया कि ये जो एक्ट है, और उसका चैलेंज का जो बेस था वो क्या था कि उनका बोलना ये था कि ये जो अधिनियम है वो केवल हमारी कंपनी के ऊपर ही लागू होता है। तो संसद ऐसी कैसे विधि बना सकती है जो केवल एक ही कंपनी के ऊपर लागू हो। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या बोला, उनका तर्क क्या था प्रबंधन का कि ये जो नियम है, जो विधि बनी है वो अनुच्छेद 14 जो है ना, उसका उल्लंघन करती है ऐसे करके। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय को क्या अभिनिर्धारित करना चाहिए, तो उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि असाधारण परिस्थितियों में, तो असाधारण परिस्थितियां क्या थी कि कंपनी का कुप्रशासन, कुप्रबंधन, इसके चलते क्या था, कंपनी बंद होने की स्थिति में आ गई थी, और कंपनी बंद हो जाती तो 2000 मजदूर जो थे वहां काम करते थे उनका क्या होता। तो ये असाधारण परिस्थिति थी, और असाधारण परिस्थितियों में एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है। अतः यह जो वर्गीकरण था, एक व्यक्ति या एक कंपनी के लिए विधि बनाने का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण जो है वो युक्ति युक्त होगा, और जहां युक्ति युक्त वर्गीकरण होता है वहां पे वो कार्य मनमाना नहीं माना जाएगा और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अतः यह उपबंध जो था, कौन सा उपबंध, सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी इमरजेंसी प्रोविंस एक्ट, जो संसद द्वारा पारित किया गया था, जो केंद्रीय सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शक्ति देती थी कि वो उस कंपनी को टेक ओवर कर ले, ये संवैधानिक है। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया कंप्लीट। हाँ सर, समझ आया कि नहीं है।